हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो साइक्लिक ग्रुप हमने स्टार्ट किया था, उसमें जो साइक्लिक ग्रुप होता है, जो चक्कर होता है, साइकिल होती है, उसके इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। जो चक्कर होता है उसके प्रतिलोम के बारे में देखते हैं। तो जो चक्कर का प्रतिलोम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो चक्रीय क्रमचय होता है F, उसके अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त चक्र प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय कहलाता है। यानी कि जो चक्र होता है हमारा, जो चक्रीय क्रमचय होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे तो वो उसका प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। जैसे एक हम चक्रीय क्रमचय लेते हैं F बराबर 1 2 5 6। तो स्टूडेंट्स, आई होप चक्रीय क्रमचय तो आप जानते होंगे, मैंने पिछली वाली जो क्लास में बताया था और उससे पहले जो क्लासें थी उसमें मैंने क्रमचय का इन्वर्स या प्रतिलोम निकालना भी बताया था। तो उन दोनों से देखें तो इस जो हमारा चक्रीय क्रमचय F है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? F यहाँ पर हमारा दे रखा है 1 2 5 7 और ये हमारा कहाँ से आ रहा है? S7 से। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 2 पर जाएगा, 2 5 पर जाएगा, 5 7 पर जाएगा और 7 हमारा 1 पर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं। 2 5 7 1 और नीचे आ जाएगा 1 2 5 7। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिख लेते हैं। पहले 1, फिर उसके बाद में यहाँ पर है 2, फिर इसके बाद में यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद में है 7। अब यहाँ से 1 की इमेज क्या है? 7, 2 की इमेज क्या है? 1, 5 की इमेज क्या है? 2 और 7 की इमेज क्या है? 5। अब इसको दोबारा से एक चक्कर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 किस पे गया? 7 पे, फिर 7 किस पे गया? 5 पे, फिर 5 किस पे गया? 2 पे, और फिर 2 किस पे गया? 1 पे। तो 2 1 पे। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो F था उसका जो हमारा इन्वर्स है वो हमें ये प्राप्त होता है। अब हम जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया, ये हमारा इसकी परिभाषा में जो बताया गया है कि जो चक्रीय क्रमचय होता है उसके अवयवों को उल्टा करके उल्टा क्रम में लिखने पर जो प्राप्त चक्र होता है वो हमारा प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय कहलाता है। तो यहाँ पर जो F है, इसका जो F इन्वर्स होगा, इसके एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? उल्टा करके लिख देंगे। 7 5 फिर 2 और फिर 1, ये इसका क्या होगा? चक्रीय क्रमचय होगा। तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो हमने निकाला था वो आया था 1 7 5 2। तो ये दोनों क्या है? सेम ही हैं, बस इसको चक्रीय क्रमचय है तो इसमें हम चक्कर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था? पहले 7 था, फिर 5, फिर 2, फिर 1। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 7 फिर 5 फिर 2 फिर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो पहले के जो पढ़ाया था मैंने, जो क्रमचय पढ़ाया था उस वाले मेथड से इन्वर्स है, और ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका क्रमचय। लास्ट वाले एलिमेंट से उल्टा करके लिख देंगे, लास्ट वाला, फिर ये 5 फिर 2 और फिर 1। इस प्रकार से इसका हम चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं चक्र की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए साइकिल। जो हमारा एक क्रमचय होता है, चक्रीय क्रमचय होता है, जैसे हमारा ये क्रमचय चक्रीय क्रमचय दिया गया है F बराबर 1 2 5 7, इसकी कोटि यानी इसका ऑर्डर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसको देखते हैं। यदि F एक n लंबाई का चक्रीय क्रमचय है तथा F की पावर n बराबर I आ रहा है, जहाँ n न्यूनतम पूर्णांक है, तब n को चक्रीय क्रमचय F की कोटि कहते हैं। यानी कि जो हमारा क्रमचय होता है उसकी जो लेंथ होती है वही हमारी क्या होती है? चक्र की कोटि होती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा एक चक्रीय क्रमचय ले रखा है हमने 1 2 5 7 4 लेंथ का। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि F एक n लंबाई का चक्रीय क्रमचय है, कोई भी हम n लंबाई का चक्रीय क्रमचय ले लेते हैं। अब हम उसकी क्या करते हैं? उसकी पावर निकालते हैं, यानी कि जितनी लंबाई का है वो
उतनी उसकी पावर निकालते हैं। और वो पावर निकालने पर अगर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाता है, यानी तत्समक क्रमचय प्राप्त हो जाता है, तो वो जो n है वही हमारा क्या कहलाता है, उसकी चक्र की कोटि कहलाता है, जहाँ n हमारा वो न्यूनतम पूर्णांक होता है, यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसकी पावर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो उसका क्या कहलाती है, चक्र की कोटि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक हमने चक्र लिया है F1257, तो ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 लेंथ है। तो ये हम यहाँ पर निकालेंगे f की पावर, ये f की पावर 1 है। अब हम f स्क्वायर निकालेंगे, फिर f क्यूब निकालेंगे, फिर f की पावर 4 निकालेंगे। अगर f की पावर 4 बराबर आइडेंटिटी आ जाता है तो इस चक्कर की जो कोटि होगी, जो ऑर्डर होगा वो 4 हो जाएगा। अब हम इस f स्क्वायर को निकालते हैं। f बराबर हमें ये दे रखा है, तो इसका f स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले f को फुल फॉर्म में लिखते हैं। ये कहाँ से आया है, S7 से। ये कहाँ से है, S7 से। तो हम इसको पहले लिखेंगे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर 1 किस पे जा रहा है, 2 पर, 2 किस पे जा रहा है, 5 पर, 5 किस पे जा रहा है, 5 7 पर, 5 गया 7 पर। फिर उसके बाद 7 किस पे जा रहा है, वापस 1 पर, तो 7 किस पे जाएगा, 1 पर। तो यहाँ पर जो अब बच गए वो क्या जाएंगे, खुद पर। तो ये 3 किस पे जाएगा, 3 पर, 4 किस पे जाएगा, 4 पर, 6 किस पे जाएगा, 6 पर। तो ये हमारा f प्राप्त होता है। अब f स्क्वायर के लिए हम इसको 2 बार लिख देंगे, 1 2 3। तो हमने यहाँ पर 2 बार लिखा है। f स्क्वायर याद करना है तो f डॉट f, एक बार f लिखा फिर एक बार f लिखा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसको तो हम सेम रखेंगे, लास्ट वाले को तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 5 3 4 7 6 1, लास्ट वाले को तो सेम रखेंगे। और जो फर्स्ट वाला होता है उसमें जो ऊपर वाली जो पंक्ति होती है उसको सेम जो सेकंड वाले की जो नीचे वाली पंक्ति होती है इसके जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाली पंक्ति 2 5 3 4 7 6 3 4 7 6 और लास्ट में 1। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 2 किस पे जा रहा है, 2 जा रहा है 5 पे, तो यहाँ पर 2 5 पे जा रहा है। फिर 5 की देखेंगे, 5 किस पे जा रहा है, 7 पे, यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 3 की देखेंगे, 3 किस पे जा रहा है, 3 पर। फिर 4 को देखेंगे, 4 किस पे जा रहा है, 4 पर। फिर 7 को देखेंगे, 7 किस पे जा रहा है, ये 7 किस पे जा रहा है, 7 1 पर। फिर 6 को देखेंगे, 6 किस पे जा रहा है, 6 पर। फिर हम 1 को देखेंगे, 1 किस पे जा रहा है, 2 पर। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद में ये जो हमने सेम बनाई है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये ऊपर सेकंड वाले की ऊपर वाली पंक्ति और फर्स्ट वाले की नीचे वाली पंक्ति, इनको हम राइट डाउन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पर क्या आया है, 5 7 3, ये 4, ये 1, ये 6 और ये 2। तो यहाँ से इसका f स्क्वायर जो हमें मिला है वो ये प्राप्त होता है। अब हमें f की क्यूब निकालेंगे। तो f की क्यूब में क्या करेंगे, f स्क्वायर को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 3 4 1 6 2 डॉट। अब हम लिखेंगे f को, क्योंकि f की क्यूब को हम f स्क्वायर डॉट f लिख सकते हैं। अब f स्क्वायर की वैल्यू तो हमने ये लिख दी, अब हम f की वैल्यू लिखेंगे। तो f की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे था 2 5 3 4 7 6 1, 2 5 3 4 7 6 1। तो ये हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वही इसको सेम रखेंगे और इसकी ऊपर वाली पंक्ति को ये जो सेकंड वाला है उसकी नीचे वाली पंक्ति के जैसा बनाएंगे। तो ये 2 5 3 4 7 6 और ये 1, और इसको सेम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 5 3 4 7 6 1। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2 है, ये 2 किस पे जा रहा है, 7 पर,
5 किस पे जा रहा है, 5 जा रहा है 1 पर, 3 किस पे जा रहा है, 3 जा रहा है 3 पर, 4 किस पे जा रहा है, 4 जा रहा है 4 पर, 7 किस पे जा रहा है, 2 पर, 6 किस पे जा रहा है, 6 पर, और 1 किस पे जा रहा है, 5 पर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसकी जो फर्स्ट रो और इसकी सेकंड रो, इनको हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या है 7 1 3 4 7 1 3 4 2 6 5 2 6 5, ये हमारा क्या आ गया, एफ क्यूब आ गया। अब हम एफ की पावर 4 निकालेंगे, एफ की पावर 4। अब एफ की पावर 4 को हम एफ की क्यूब डॉट एफ लिख सकते हैं। अब एफ की जो क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 3 4 2 6 5, ये हमने वैल्यू यहाँ से रख दी। अब हम एफ की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे है 2 5 3 4 7 6 1, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 था, और नीचे था 2 5 3 4 7 6 1, 2 5 3 4 7 6 1, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से तो हम इसको सेम रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 2 5 3 4 7 6 1, और जो फर्स्ट वाले में ऊपर ये वाली पंक्ति लिख देंगे 2 5 3 4 7 6 1। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। आई होप आप तो ये कंप्लीट जो गुणा है दो क्रमचों का वो तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालेंगे, 1 है, 5 की वैल्यू निकालेंगे, 2 है, 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 है, 4 की वैल्यू क्या है 4, 7 की वैल्यू क्या है 5, और 6 किस पे जा रहा है 6 पे, और 1 किस पे जा रहा है, 1 जा रहा है 7 पे। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से हम देखते हैं कि f की पावर 4 करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक जो अवयव है वो प्राप्त होता है, आई मिल जाता है, क्योंकि 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे, 5 5 पे, 6 6 पे और 7 7 पे। जब सारे एलिमेंट खुद पे ही जा रहे होते हैं तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी क्रमचय होता है। तो यहाँ से हमें f की पावर 4 करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से f क्यूब निकालेंगे, f की पावर 4 निकालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हमारा जो f था उसकी 4 लेंथ, वो कितने का था 4 लेंथ का था, उसकी पावर 4 करने पर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 4। अतः f की जो कोटि होगी वो 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो चक्कर होता है, साइक्लिक चक्कर होता है, उसकी हम ऑर्डर कोटि निकालते हैं। डायरेक्टली भी इसका यही होता है कि जितने इसकी लंबाई का होता है ये उतने पावर पे हमें आइडेंटिटी दे देता है, और वो जितनी लंबाई का होता है उतना ही उसकी क्या होती है, कोटि होती है, उसका ऑर्डर होता है। वैसे प्रोसेस से निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकालेंगे, हम उसकी उतनी पावर करेंगे जितनी उसकी लंबाई है, तो उस पर वो आइडेंटिटी दे रहा है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है इसको देखते हैं। दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय पक्षांतरण कहलाता है। यानी कि जो चक्रीय क्रमचय समूह होते हैं हमारे, जो अभी हमने देखे, वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। किसी की लंबाई 2 4 5 6 अलग अलग होती हैं, n लंबाई के होते हैं। उनमें से जो 2 लंबाई वाले जो चक्रीय क्रमचय होते हैं उन्हीं को ही हम पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन कहते हैं। यानी कि जो हमारे साइक्लिक जो क्रमचय होते हैं वो होते हैं जैसे
अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 का। इसी प्रकार से ये हमारी कितने लेंथ का है, 4 लेंथ का। ऐसे ही जो हमारे 1 2 3 4 इस प्रकार से जो होते हैं, जो जिनकी जो लेंथ होती है वो 2 होती है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण कहलाते हैं। किसी भी चक्रीय क्रमचय को पक्षांतरण के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर हमारा चक्रीय क्रमचय दे रखा है तो उस चक्रीय क्रमचय को, चाहे वो कितनी ही लेंथ का हो, उसे हम पक्षांतरणों के गुणा के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। यानी उसको डिवाइड करके हम दो जो लेंथ के जो पक्ष होते हैं क्रमचय, उनके गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा एस दे रखा है, कोई 1 2 3 4 दे रखा है, उसमें एस में हमने कोई क्रमचय ले लिया 1 2 3 4, और अगर हमें इसे पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा। इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट उठाएंगे और उसको लास्ट वाले के साथ लिखेंगे। ये 2 लेंथ का एक पक्षांतरण हो गया। फिर उसके बाद डॉट, फिर दोबारा से पहला वाला उठाएंगे और फिर लास्ट वाला 4 हो गया, फिर 4 के बाद 3 के साथ लिखेंगे। फिर दोबारा से पहला वाला उठाएंगे, फिर 4 हो गया, 3 हो गया, अब इसको 2 के साथ लिखेंगे। तो ये हमने जो एफ था उसको पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिख दिया है। तो इस तरीके से कोई भी क्रमचय, चक्रीय जो क्रमचय होता है उसको हम पक्षांतरण के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फिक्स कर दीजिएगा, उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट एक एक लेके और उनके पक्षांतरण बनाते जाएंगे। 1 4 का, 1 3 का और 1 2 का। यहाँ पर टोटल कितने, 3 पक्षांतरण बने और इनके मल्टीप्लाई के रूप में हम एफ को लिख सकते हैं। तो किसी भी क्रमचय को उसके जो पक्षांतरण होते हैं उनके गुणा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल असंयुक्त चक्र क्या होते हैं, अब इनकी परिभाषा देखते हैं। किसी समुच्चय S के 2 चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि इनको एक पंक्ति संकेतों में व्यक्त करने पर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। यानी डिसजॉइंट साइकिल जो असंयुक्त चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी दो साइक्लिक चक्र ले लेने हैं, उनमें से अगर कोई भी एक भी एलिमेंट उनमें अगर कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि उनमें उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। और अगर आ रहा हो तो वो संयुक्त चक्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लेते हैं f बराबर 1 2 5 लेते हैं और g बराबर 3 4 लेते हैं। इन S5 में हमने कोई 2 चक्रीय समुच्चय ले लिए, एक लिया f 1 2 5 और दूसरा लिया 3 और 4। अब f और g में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ आ रहा है, कुछ भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 2 5 है, इसमें 3 और 4 है, तो इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, असंयुक्त चक्र। तो ये हमारे असंयुक्त चक्र हैं। अब यदि हम इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें हम f बराबर 1 2 3 लेते हैं और g बराबर 3 4 5 लेते हैं, वही S5 से हैं ये दोनों। अब इनमें हमारा देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5, इन दोनों में हमारा क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त चक्र नहीं है, ये हमारा असंयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। तो जिन किन्हीं भी 2 क्रमचयों 2 चक्र होते हैं उनके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर उभयनिष्ठ ना हो तो वो हमारे असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं, अब हम कुछ प्रमेय हैं उनको करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय का स्टेटमेंट है, n संकेतों के फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है।
यानी कि n संकेत हैं टोटल। तो n संकेतों के टोटल कितने क्रमचय बनते हैं? फैक्टोरियल n। पहले की क्लासों में मैंने बताया था अगर n संकेत होते हैं यानी कि उसके अंदर n एलिमेंट होते हैं तो उसके अंदर फैक्टोरियल n उसके क्रमचय बनते हैं। तो टोटल n संकेतों से फैक्टोरियल n क्रमचय बन गए। अब उन टोटल फैक्टोरियल n क्रमचय बने हैं, उन सारे क्रमचयों का हमने एक समुच्चय लिया, उस समुच्चय को हमने Pn नाम दिया। तो उन n संकेतों का जो फैक्टोरियल n क्रमचयों का जो समुच्चय है Pn, वो गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। उसे हमें गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप प्रूफ करना है। तो ग्रुप प्रूफ करने की तो हमने थ्योरम्स पहले भी बहुत ज़्यादा की थी और बहुत से क्वेश्चनों में हमने ग्रुप प्रूफ किया था पहले की क्लासों में। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर हमें ग्रुप प्रूफ करना है। वही ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यहाँ पर सेटिस्फाई करवाना है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। माना S बराबर x1 x2 xn, यानी हमें टोटल n संकेतों का समुच्चय लेना है। तो हमने एक S समुच्चय ले लिया n संकेतों का, x1 x2 xn का, इसके अवयवों के क्रमचयों का समुच्चय। और इन n संकेतों से जो फैक्टोरियल n क्रमचय बने हैं उन क्रमचयों का समुच्चय हमने क्या ले लिया? Pn है। अब हमें सिद्ध करना है कि Pn गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, यानी वही हमें दिखाना है। इस Pn को गुणन संक्रिया के लिए हमें ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करेंगे। पहली संवृत, दूसरी साहचर्यता, तीसरी तत्समक अवयव का अस्तित्व और चौथी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ये चारों प्रॉपर्टी अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये हमारा ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं F और G बिलोंग करता है Pn में, यानी कि जो ये क्रमचयों का समुच्चय है इसमें से हमने कोई भी 2 क्रमचय ले लिए F और G, जहाँ F तथा G क्रमचय हैं तथा दोनों 1-1-on2 फंक्शन हैं। तो मैंने बताया था कि जो क्रमचय होता है वो क्या होता है? एकाकी आच्छादक फंक्शन होता है, यानी क्रमचय हमारा 1-1-on2 फंक्शन होता है। जो पहले एक एग्जाम्पल करके बताया था मैंने, उसमें बताया था जैसे S बराबर 1 2 3 है तो ये फंक्शन 1 2 3 से 1 2 3 में होगा और ये 1-1-on2 होगा, क्योंकि यहाँ एक का एक से रिलेशन होता है और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहता है। तो एक का एक से रिलेशन मतलब 1-1, और कुछ भी यहाँ कोडोमेन के अंदर कुछ भी अगर शेष नहीं रहता है तो वो on2 होता है। तो ये जो क्रमचयों का समुच्चय होता है, ये जो क्रमचय होते हैं इनका जो ये फंक्शन होता है ये 1-1-on2 एकाकी आच्छादक फंक्शन होता है। और यहाँ पर हमने F और G कोई भी 2 क्रमचय लिए हैं तो ये दोनों क्या होंगे? 1-1-on2 फंक्शन होंगे, एकाकी आच्छादक फंक्शन होंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी संवृतता की बात करते हैं। G1 को देखते हैं संवृत। अब सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये संवृत है। हम जानते हैं कि 2 1-1-on2 फलनों का गुणनफल सदैव एक एकाकी आच्छादक होता है। अब ये 2 फलन हमारे 2 फंक्शन क्या हैं? 1-1-on2 फंक्शन है। और यह बात हम जानते हैं कि जो कोई भी 2 फंक्शन हैं जो एकाकी आच्छादक हैं 1-1-on2 हैं, तो उनका जो गुणा होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी हमेशा क्या होता है? एकाकी आच्छादक होता है। तो F और G एकाकी आच्छादक फंक्शन है और ये क्रमचय हैं, Pn में बिलोंग करते हैं, तो इनका गुणा भी क्या होगा? एकाकी आच्छादक होगा, क्रमचय होगा और ये Pn में बिलोंग करेगा। अतः Pn गुणन संक्रिया के लिए संवृत है। संवृतता में हमें वही प्रूफ करना है, कोई भी 2 एलिमेंट लेने होते हैं और उनके अंदर वो संक्रिया लगाने पर जो एलिमेंट प्राप्त होता है वो भी उसमें बिलोंग करे। तो यहाँ पर संक्रिया क्या है? डॉट है, गुणन संक्रिया है, तो इनका गुणा भी Pn में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? संक्रिया संवृत है। तो ये हमारी फर्स्ट जो संवृत वाली थी ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्यता को। साहचर्यता में हम क्या करते हैं? हमें प्रूफ करना होता है, कोई भी 3 एलिमेंट लेने होते हैं A, B, C और उनके अंदर अगर गुणन संक्रिया है तो यह आ जाएगा A, B और C। अब साहचर्यता के लिए हमें प्रूफ करना है कि अगर हमें सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करें और फिर C के साथ गुणन संक्रिया लगाएं, वो इसके बराबर होती है। यानी कि पहले हम इन दोनों को सोल्व करें फिर इसको करें, या फिर पहले लास्ट वाले 2 को सोल्व करें और फिर इसके साथ संक्रिया लगाएं, वो दोनों बराबर होती हैं। तो साहचर्यता में हमें ये दिखाना होता है।
तो साचार्यता के लिए हम सबसे पहले कोई 3 एलिमेंट F, G और H 3 एलिमेंट लेते हैं जो Pn में बिलोंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, F, G, H लेते हैं, यानी कि सबसे पहले F को बाहर रखते हैं और जो लास्ट के 2 हैं G, H उन पे कोष्टक ले लेते हैं। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इस कोष्टक को F और G पे लेके आएंगे और H को बाहर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, F कोष्टक GH ले लिया बराबर F, हम G डॉट H है, G का H से गुणा हो रहा है, इसको हम संयुक्त जो फंक्शन होता है यानी जो फंक्शनों का संयोजन होता है उस रूप में लिखेंगे GOH। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, F, अब ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको भी संयुक्त फंक्शन के रूप में लिखेंगे FOGOH। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि संयुक्त जो फंक्शन होते हैं, जो कंपोजिशन होता है फंक्शनों का वो साचारी होता है, तो उससे हम क्या लिखेंगे, पहले हमने जो कंपोजिशन था उसमें पहले हमने कोष्टक इन दोनों पे लगा रखा था, अब हम क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे इन दोनों पे, तो इसको हम FOG, इसके कोष्टक बंद OH, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लिख दें कि जो फलन होते हैं, फलनों का जो संयोजन होता है वो साचारी होता है, फलनों का संयोजन साचारी होता है, तो इसलिए हम FOGOH में ये कोष्टक यहाँ था, इसको हमने इस पर लिख दिया। अब उसके बाद में FOG को हम FG लिख देंगे और ये O और ये H, फिर इसको हम O को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा FGH। तो यहाँ हमने कोष्टक F कोष्टक GH लिया था और ये प्रूफ हमने क्या कर दिया, कोष्टक FGH। तो ये हमारा क्या हो गया, साचार्यता प्रूफ हो गई और ये हमारा ग्रुप साचारी हो गया, यानी कि ये जो हमारा समुच्चय है ये गुणन संक्रिया के लिए साचारी है। अतः Pn जो है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, साचारी हो गया। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो तत्समक अवयव का अस्तित्व है उसको देखते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। स्पष्ट है कि I बिलोंग कर रहा है Pn में, क्योंकि Pn क्या है, हमारा क्रमचयों का समुच्चय, टोटल n एलिमेंट थे, सबसेट जो हमारा समुच्चय S था उसमें n एलिमेंट थे और उन n एलिमेंटों के यहाँ पर जो हमने लिया था Pn क्या लिया था, S के अंदर टोटल n एलिमेंट थे और उन n एलिमेंटों से जो फैक्टोरियल n यानी कि जो कंप्लीट जो क्रमचय बने थे उनका समुच्चय लिया था। तो उसमें जो हर S होता है उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो मौजूद होता है। वो हमने कल के जो एग्जाम्पल लिए थे उनमें हमने देखा था कि जो 3 के लिए हमने लिया था S, हमने जो 1, 2 के लिए लिया था तो उसके अंदर फैक्टोरियल 2 हमारे टोटल क्रमचय बने थे, उनमें हमारा एक तत्समक क्रमचय भी बना था। 3 के लिए लिया था तो उसके अंदर फैक्टोरियल 3 बने थे जिसमें एक हमारा तत्समक भी बना था। तो यहाँ पर हम n एलिमेंट का समुच्चय S लेते हैं तो उसके अंदर भी हमारा क्या बनेगा, एक तत्समक क्रमचय जरूर बनेगा, तो उसको हमने ले लिया I। तो यहाँ से स्पष्ट है कि I हमारा इस Pn में बिलोंग करेगा। अब हम इसको गुणा करके और दिखा देंगे। यदि xi बिलोंग करता है S में, यानी उस S में से हम कोई भी एक एलिमेंट xi ले लेते हैं, जहाँ i बराबर 1 2 डॉट 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 n है, कोई सा भी एक एलिमेंट S में से हम उठा लेते हैं, तो फॉर ईच f बिलोंग्स टू Pn के लिए अब हम जो हमारा क्रमचयों का जो समुच्चय है Pn उसमें से कोई भी एक समुच्चय उठाते हैं और i हमारा वहाँ पर तत्समक समुच्चय है और xi उसमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस संक्रिया को करके दिखाते हैं कि FOI को xi पे लगाने पर क्या आता है, f बाहर, ये आ जाएगा I xi। अब हमारा क्या आ जाएगा, अभी मैंने साचार्यता का जैसे बताया था, तो यहाँ पर कोष्टक पहले यहाँ है, हम इसको f को बाहर ले लेंगे और I और xi पे कोष्टक लगा देंगे। अब I xi क्या होता है, ये तत्समक क्रमचय है। तत्समक क्रमचय क्या होता है,
वो तत्सम क्रमचय किसी भी एलिमेंट पे लगाने पर सेम वो एलिमेंट ही बाहर निकल जाता है। तो आई एक्स आई का क्या आ जाएगा, एक्स आई, और ये बाहर एफ आ जाएगा। अब हम इसको अगर राइट से यहाँ से, तो हमने क्या किया था, एफ ओ आई। अब अगर आई ओ एफ को हम एक्स आई से संक्रिया करवाएंगे तो ये आएगा आई बाहर और एफ ओ एक्स आई आ जाएगा। अब यहाँ पर आई क्या है, बाहर है। अब इस तत्सम क्रमचय को किसी भी एलिमेंट के साथ संक्रिया कराते हैं तो सेम वो एलिमेंट ही आता है। तो यहाँ से आई को इसके साथ संक्रिया कराएंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये एफ एक्स आई आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और आई हमारा तत्समक अवयव है। तो यहाँ से आई पी एन का तत्समक अवयव प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रुप की, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, अब हम उसको देखते हैं। प्रतिलोम का अस्तित्व, माना एफ बिलोंग कर रहा है पी एन में, कोई भी हमने एफ क्रमचय ले लिया जो पी एन में बिलोंग कर रहा है, स्पष्ट है कि एफ एक एक आच्छादक है। अब चूंकि पी एन के अंदर वो सारे एक एक आच्छादक 1 1 on 2 क्रमचय ही सारे मौजूद हैं, तो इसका मतलब एफ भी क्या होगा, एक एक आच्छादक होगा। और हम जानते हैं कि एक एक आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक एक आच्छादक फलन होता है। अब एक एक आच्छादक कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका प्रतिलोम भी क्या होता है, एक एक आच्छादक फलन होता है। तो इसका मतलब वो उसका जो प्रतिलोम होगा वो किस में बिलोंग करेगा, पी एन में बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ पी एन में बिलोंग कर रहा है और एफ एक एक आच्छादक है। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी एक एक आच्छादक होगा और वो पी एन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर प्रतिलोम हमारा एग्जिस्ट तो कर गया। अब वही जैसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट तो कर गया था, उसको हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया, वैसे ही हम यहाँ पर ये करके दिखाएंगे। यानी जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है, जो इन्वर्स होता है ए डॉट, अगर ए इन्वर्स ए कोई एलिमेंट है और ए इन्वर्स उसका प्रतिलोम अवयव है तो इसके साथ संक्रिया करवाने पर हमें आइडेंटिटी प्राप्त होता है। अब ये वाला हम इसमें प्रूफ करके दिखाएंगे, ए इन्वर्स डॉट ए बराबर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो एफ ए है वो क्या है, एफ ए इन्वर्स है वो क्या है, एफ इन्वर्स, और आइडेंटिटी है वो क्या है, आई है। इनमें ये संक्रिया करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ओ एफ इन्वर्स ले लेते हैं किसी एक्स एलिमेंट के साथ। तो यहाँ से एफ हमारा बाहर रह जाएगा, हमें इसको आइडेंटिटी के बराबर दिखाना है। तो ये एफ हमारा बाहर, एफ इन्वर्स एक्स पर संक्रिया लगाएंगे। अब एफ और एफ इन्वर्स पर संक्रिया लगाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्स आ जाएगा। एक्स को हम तत्समक अवयव आई एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई जो होता है तत्समक समुच्चय होता है, उसको किसी एलिमेंट पर लगाने पर सेम वो एलिमेंट ही आता है। तो हम इस एक्स को आई एक्स भी लिख सकते हैं। अब हम अगर इसको लेफ्ट से करवाएं संक्रिया, यानी कि एफ इनवर्स ओ एफ एक्स का निकालें, तो यहाँ से ये आ जाएगा एफ इनवर्स, तो हमारा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा एफ एक्स। अब एफ इनवर्स को एफ के साथ संक्रिया कराएंगे तो वही हमारा क्या आएगा, एक्स, और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एफ ओ एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स ओ एफ एक्स, जहाँ पर एफ इनवर्स जो है वो एफ का प्रतिलोम अवयव है। तो इसका मतलब प्रतिलोम अवयव भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, और हमारी चारों प्रॉपर्टी क्या हुई, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये हमारा ग्रुप प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः समुच्चय पी एन में प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि समुच्चय जो पी एन है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए परिमित ग्रुप है तथा इसका ग्रुपांक फैक्टोरियल एन है। यानी ये हमारा क्या हो गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ये हमारा ग्रुप प्रूफ हो गया, और इसका जो ग्रुपांक है वो फैक्टोरियल एन है। यानी ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, हमने ये लिया था पी एन, इस पी एन को ही तो हमें क्या प्रूफ करना था, ग्रुप प्रूफ करना था। तो यहाँ पर पी एन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, पी एन के अंदर एन संकेतों के फैक्टोरियल एन क्रमचय है, तो फैक्टोरियल एन टोटल एलिमेंट हैं पी एन के अंदर। तो इसका पी एन क्या हो गया, ग्रुप प्रूफ हो गया, और ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसका क्या होता है, ग्रुपांक होता है। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, फैक्टोरियल एन। तो ये हमारा इसका जो ग्रुपांक होगा वो फैक्टोरियल एन हो जाएगा, और इस प्रकार से ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी। तो इसी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और लेक्चर्स को कंटिन्यू अटेंड करते रहें स्टूडेंट्स, बीच में कोई लेक्चर मिस नहीं करना है, वरना फिर नेक्स्ट के लेक्चर में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।